वेलकम टू द फनल इफेक्ट। तो आज हम एक आर्किटेक्ट की भूमिका में हैं। मान लीजिए हमने एक ऐप बनाई जो रातों रात वायरल हो गई। ट्रैफिक आसमान छू रहा है और हमारा सिस्टम बस क्रैश होने ही वाला है। हमारा मिशन है इसे बचाना। और ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। सोचिए किसी बड़ी सेल के दौरान शॉपिंग ऐप ठीक उसी वक्त बंद हो जाए जब कोई कुछ खरीदने वाला हो, या कोई बड़ा शो रिलीज होते ही स्ट्रीमिंग सर्विस ठप पड़ जाए। ये सिर्फ एक खराब यूजर एक्सपीरियंस नहीं है, ये बिजनेस के लिए एक डिजास्टर है। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा इसी मुश्किल को हल करने के बारे में है और इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर आर्किटेक्चर सेंटर के एक लेख को आधार बना रहे हैं। तो चलिए इस चुनौती को करीब से समझते हैं। चलिए। तो सबसे पहले समस्या की जड़ क्या है? किसी भी क्लाउड एप्लीकेशन पर ट्रैफिक मतलब लोड कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी नहीं, ये हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। ऑफिस के घंटों में लोड ज्यादा हो सकता है, महीने के आखिर में कोई बड़ी रिपोर्ट चलानी पड़ सकती है। और कभी-कभी ये उछाल बिल्कुल अप्रत्याशित होता है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी सेलिब्रिटी ने आपके प्रोडक्ट के बारे में ट्वीट कर दिया और मिनटों में आपके सर्वर पर लाखों लोग आ गए। इसे हम बर्स्ट्स इन एक्टिविटी कहते हैं और यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। अगर सिस्टम की प्रोसेसिंग की ज़रूरतें उसके पास मौजूद रिसोर्सेज से ज़्यादा हो जाएं, तो परफॉर्मेंस धीमी पड़ जाती है और बूम, सिस्टम फेल। एग्जैक्टली। लेकिन इसके लिए हमारे पास ऑटो स्केलिंग जैसा टूल है, सही है ना, जहां सिस्टम जरूरत के हिसाब से अपने आप और सर्वर जोड़ लेता है। हाँ है तो, और वो काम भी करता है। लेकिन ऑटो स्केलिंग में एक छोटी सी पर बहुत ज़रूरी दिक्कत है। वो क्या है? वो तुरंत नहीं होती। इसे आप एक सुपरमार्केट की तरह समझिए। जब कैश काउंटर पर लंबी लाइन लग जाती है तो मैनेजर एक और काउंटर खोलने का फैसला करता है। ठीक है। लेकिन उस नए काउंटर को खोलने, स्टाफ को बुलाने और उसे चालू करने में मान लीजिए 5-10 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, तो वो जो 5-10 मिनट का गैप है उस दौरान लाइन और लंबी हो जाती है और ग्राहक परेशान होने लगते हैं। बिल्कुल। तो अगर ट्रैफिक सुनामी की तरह अचानक आ जाए तो ऑटो स्केलिंग के नए रिसोर्सेज आने से पहले ही हमारा सिस्टम डूब जाएगा। तो हम उस गैप में क्या करें? क्या सिस्टम को बस किस्मत के भरोसे छोड़ दें? नहीं, किस्मत के भरोसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। खासकर जब आपने अपने ग्राहकों से एक सर्विस लेवल अग्रीमेंट यानी SLA का वादा किया हो। उस गैप को भरने के लिए जिस रणनीति का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग, ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव सा लगता है, जैसे किसी का गला घोटना। क्या हम जानबूझकर अपने सिस्टम को धीमा कर रहे हैं? एक तरह से हाँ, लेकिन ये कंट्रोल में किया जाता है। थ्रॉटलिंग का मतलब है कि आप एप्लीकेशन को एक तय सीमा तक ही रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं। जब लोड उस सीमा को पार करने लगता है तो आप उसे कंट्रोल्ड तरीके से धीमा कर देते हैं ताकि वो पूरी तरह से बंद ना हो जाए। जैसे घर में एक फ्यूज होता है। परफेक्ट एनालॉजी। जब बिजली बहुत तेज आती है तो फ्यूज उड़ जाता है ताकि आपके महंगे उपकरण खराब ना हो। थ्रॉटलिंग सिस्टम को क्रैश होने से बचाती है। तो ये सिर्फ सर्वर बिजी का मैसेज दिखाने से ज्यादा है। ओह हाँ, उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। सिस्टम कई तरह की थ्रॉटलिंग रणनीति अपना सकता है और यहीं पर ये वाकई इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे सबसे सीधी रणनीति है अनुरोधों को अस्वीकार करना, यानी रिजेक्टिंग रिक्वेस्ट्स। अगर कोई एक यूजर एक सेकंड में 100 से ज्यादा बार आपकी API को कॉल कर रहा है तो सिस्टम उसके आगे के अनुरोधों को कुछ समय के लिए रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन इससे तो यूजर का अनुभव खराब होगा। जरूर होगा, लेकिन पूरी आपके क्रैश हो जाने से तो बेहतर है ना। बात तो सही है। और इससे बेहतर रणनीतियां भी हैं, जैसे कार्यक्षमता को कम करना यानी डिग्रेडिंग फंक्शनैलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप गैर जरूरी सेवाओं को अस्थायी रूप से धीमा या बंद कर देते हैं। मान लीजिए आपकी एक वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है। ठीक है। जब सर्वर पर लोड बढ़ता है तो आप 4K वीडियो स्ट्रीम करने के बजाय उसे 720p पर स्विच कर सकते हैं। वीडियो अभी भी चल रहा है लेकिन आपने रिसोर्सेज बचा लिए। ये तो बहुत स्मार्ट है। और क्या तरीके हैं? एक और बहुत कारगर तरीका है लोड लेवलिंग। ये ट्रैफिक के उतार चढ़ाव को स्मूथ कर देता है। इसमें एक क्यू यानी एक लाइन का इस्तेमाल होता है। मतलब अनुरोधों को लाइन में लगा दिया जाता है? बिल्कुल। अनुरोध आते हैं तो उन्हें तुरंत प्रोसेस करने के बजाय एक बफर में डाल दिया जाता है और फिर एक स्थिर गति से एक एक करके प्रोसेस किया जाता है। और अगर किसी सिस्टम को कई अलग अलग ग्राहक इस्तेमाल कर रहे हों, जिसे मल्टी टेनेंट कहते हैं, वहां क्या होता है? बेहतरीन सवाल है। वहां आप प्राथमिकता तय कर सकते हैं। जो आपके प्रीमियम ग्राहक हैं उनके अनुरोधों को क्यू में सबसे आगे रखा जा सकता है। और जो फ्री टियर के यूजर्स हैं उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सही पकड़ा।
इससे आप अपने सबसे ज़रूरी ग्राहकों के लिए सर्विस की क्वालिटी बनाए रखते हैं। और चौथी रणनीति? चौथी है ऑपरेशंस को टालना, डिफरिंग ऑपरेशंस। ये ज़्यादातर बैकग्राउंड में चलने वाले कामों के लिए होता है। सिस्टम बस उस ऑपरेशन को रोक देता है और यूज़र को बता देता है कि सिस्टम अभी व्यस्त है, हम आपका काम थोड़ी देर में पूरा कर देंगे। तो ये चारों रणनीतियां हैं, रिजेक्ट करना, क्वालिटी घटाना, लाइन में लगाना या काम को टाल देना। पर क्या कोई एक बाकियों से बेहतर है? वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से आपके एप्लीकेशन के नेचर पर निर्भर करता है। एक बैंकिंग ऐप में आप ट्रांजैक्शन को डिग्रेड नहीं कर सकते। वहां या तो वो पूरा वकैया पूरी तरह से फेल। बिल्कुल। लेकिन एक सोशल मीडिया ऐप में इमेज थोड़ी कम क्वालिटी की दिखे तो वो स्वीकार्य है। ये थ्योरी में तो ठीक लग रहा है, पर असल में पर्दे के पीछे ये काम कैसे करता होगा? कोई उदाहरण है? जरूर। इसे एक पार्टी की तरह सोचिए। आपके घर में पार्टी चल रही है और आपका कमरा है आपके रिसोर्सेज। ठीक है। रात 9 बजे, जिसे हम T1 कहते हैं, अचानक बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं और कमरा भर जाता है। अब और लोग अंदर नहीं आ सकते। तो पार्टी खराब हो जाएगी। हम क्या करेंगे? आप माहौल को कंट्रोल करेंगे। मान लीजिए पार्टी में 3 चीजें चल रही हैं। बातचीत फीचर A, खाना फीचर C और बहुत तेज म्यूजिक फीचर B। ओके। बातचीत और खाना सबसे जरूरी हैं, तो आप अस्थायी रूप से म्यूजिक को धीमा कर देते हैं। मतलब आपने फीचर B को थ्रॉटल कर दिया। अच्छा, म्यूजिक धीमा करने से कमरे में शोर और कैओस कम हो गया। अब लोग आराम से बात कर सकते हैं और खा सकते हैं। बिल्कुल। अब रात 10 बजे यानी T2 पर कुछ मेहमान चले जाते हैं, कमरा थोड़ा खाली हो जाता है। तो अब हमारे पास क्षमता है और हम म्यूजिक को फिर से चालू कर सकते हैं। एग्जैक्टली। इस तरह आपने पार्टी को बर्बाद होने से बचा लिया। थ्रॉटलिंग ठीक इसी तरह काम करती है। ये तो शानदार एनालॉजी है। अब ये बताइए कि थ्रॉटलिंग और ऑटो स्केलिंग एक साथ कैसे काम करते हैं? हाँ, वो एक टीम की तरह काम करते हैं। हमारी पार्टी वाली एनालॉजी पर वापस चलते हैं। ठीक है। रात 9 बजे जब कमरा भर जाता है तो आप म्यूजिक धीमा कर देते हैं, यह है थ्रॉटलिंग। लेकिन साथ ही आप अपने दोस्त को फोन करके कहते हैं कि वो बगल वाला कमरा भी खोल दे। यह है ऑटो स्केलिंग प्रक्रिया शुरू करना। लेकिन बगल वाला कमरा खोलने और उसे तैयार करने में 15-20 मिनट लगेंगे। सही कहा। और उन 15-20 मिनट के लिए आपका धीमा म्यूजिक यानी थ्रॉटलिंग ही पार्टी को संभाले रखता है। और जब बगल वाला कमरा मतलब नए रिसोर्सेज तैयार हो जाते हैं तो हम थ्रॉटलिंग में ढील दे सकते हैं। बिल्कुल। तब आप म्यूजिक को फिर से फुल वॉल्यूम पर चला सकते हैं। ये सुनने में तो एक बेहतरीन तालमेल लगता है। बिल्कुल। पर क्या इसे लागू करना बहुत जटिल नहीं है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। हाँ, ये जटिलता को बढ़ाता है, लेकिन विकल्प क्या है? विकल्प है एक ऐसा सिस्टम जो या तो बहुत महंगा है या फिर अविश्वसनीय है और कभी भी क्रैश हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जटिलता उस विश्वसनीयता और लागत बचत के लिए एक जरूरी ट्रेड ऑफ है। तो इसका मतलब अगर कोई इसे अपने सिस्टम में लागू करना चाहता है तो उसे किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहली और जरूरी बात यह एक आर्किटेक्चरल निर्णय है। इसे सिस्टम के डिजाइन की शुरुआत में ही सोचना चाहिए। इसे बाद में क्यों नहीं जोड़ सकते? आप जोड़ तो सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल और महंगा होगा। ये किसी बिल्डिंग के बनने के बाद उसकी नींव को बदलने की कोशिश करने जैसा है। समझ गया। तो इसे शुरू से प्लान करना होगा। और क्या? दूसरी बात है गति, स्पीड। सिस्टम को लोड में बढ़ोतरी का तुरंत पता लगाकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर पता लगाने में ही देर हो गई तो सिस्टम तब तक क्रैश हो चुका होगा। और तकनीकी स्तर पर जब सिस्टम किसी अनुरोध को रिजेक्ट करता है तो वो क्लाइंट एप्लीकेशन से कैसे बात करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सही तरीके से बात करे। इसके लिए सही HTTP एरर कोड्स का उपयोग करना जरूरी है, जैसे 429 टू मेनी रिक्वेस्ट या 503 सर्वर टू बिजी। इससे क्लाइंट को पता चल जाता है कि ये एक अस्थायी समस्या है। हाँ, और इसके साथ रीट्राई आफ्टर हेडर भेजना भी बहुत जरूरी है। वो क्या करता है? वो क्लाइंट को बताता है कि उसे कितनी देर बाद दोबारा कोशिश करनी चाहिए, जैसे 10 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद। इससे क्लाइंट अंधाधुंध कोशिश करके सिस्टम पर और लोड नहीं डालता। ये तो समझ आ गया। स्रोत में लागत के सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइज कॉस्ट्स की भी बात हुई थी। वो क्या है? ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। सिस्टम में हर ऑपरेशन की लागत बराबर नहीं होती। डेटा को सिर्फ पढ़ना मतलब रीड ऑपरेशन बहुत सस्ता हो सकता है। और डेटा में कुछ लिखना
या बदलना यानी राइट ऑपरेशन ज्यादा महंगा होगा? 10 गुना ज्यादा महंगा हो सकता है। तो अगर हम सिर्फ एपीआई कॉल्स की संख्या गिन रहे हैं तो हम असली लागत को नजरअंदाज कर रहे हैं। और ये एक सिक्योरिटी होल भी बन सकता है। कोई जानबूझकर सिर्फ महंगे ऑपरेशंस भेज सकता है। बिल्कुल, इसे इकोनॉमिक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। तो लागत को समझना सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं, सिस्टम को बचाने के लिए भी जरूरी है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और आखिरी बात है डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास रन टाइम पर इन सेटिंग्स को बदलने की क्षमता होनी चाहिए, वो भी बिना पूरे सिस्टम को बंद किए। तो संक्षेप में हमें इस पैटर्न का उपयोग कब करना चाहिए? स्रोत के अनुसार 4 मुख्य स्थितियां हैं। पहला, एसएलएस को पूरा करने के लिए। दूसरा, मल्टी टेनेंट सिस्टम्स में किसी एक ग्राहक को सारे रिसोर्सेज पर कब्जा करने से रोकने के लिए। तीसरा, शायद अचानक आने वाले ट्रैफिक यानी बर्स्ट्स इन एक्टिविटी को संभालने के लिए। हाँ बिल्कुल। और चौथा, लागत को अनुकूलित करने के लिए। ये आपको हर समय पीक लोड के लिए महंगे रिसोर्सेज खरीद कर रखने से बचाती है। मतलब ये सिस्टम को कुशल और किफायती भी बनाती है। सही कहा। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जुड़ें तो ये पैटर्न एज़्योर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क के कई स्तंभों का समर्थन करता है, जैसे रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। तो आज हमने सीखा कि थ्रॉटलिंग एक बहुत शक्तिशाली रणनीति है जो क्लाउड एप्लीकेशंस को मजबूत, विश्वसनीय और किफायती बनाने में मदद करती है। ये सिस्टम को अनियंत्रित होकर फेल होने के बजाय एक कंट्रोल्ड तरीके से मैनेज करने के बारे में है, ताकि वो मुश्किल समय में भी अपना काम करता रहे। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हो। हमने क्लाउड सिस्टम के लिए थ्रॉटलिंग पर चर्चा की, लेकिन क्या हम अपने दैनिक जीवन में इस पैटर्न को कहीं और देखते हैं? जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट। बिल्कुल। ट्रैफिक लाइट्स पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक के फ्लो को नियंत्रित करती हैं, या कॉन्सर्ट टिकटों की बिक्री, जहां प्रति यूजर टिकट की सीमा तय होती है ताकि हर किसी को मौका मिल सके। यहाँ तक कि हमारे अपने टाइम मैनेजमेंट में भी। हाँ, जहां हम एक दिन में बहुत ज्यादा काम लेने से बचते हैं ताकि बर्नआउट ना हो। चरम मांग के दौरान स्थिरता बनाए रखने के लिए सीमाएं तय करने का ये सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से हर जगह मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।